Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Raja Tahir, teacher government UPS Walra Mazun Mawar. This is class 8 and subject is science and topic is reaching the age of adolescence. We are discussing this topic from a couple of days and today we will see the role of hormones in shaping reproductive function and other subtopics we will discuss today. So we were discussing secondary sexual characters in last class and we saw that these characters, there is a well controlled role of this hormones in the process of this during the process of this puberty, teenage and in secondary sexual characters, initiating of secondary sexual characters. तो जितने भी जो बॉडी प्रोसेस होती है हम इस वक्त चूँकि रिप्रोडक्टिव सेक्शन में है, रिप्रोडक्टिव सेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एज ऑफ एडोलेसेंस को डिस्कस कर रहे थे। तो इस स्टेज में भी हार्मोन्स का काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट रोल रहा है और रहता है। तो हार्मोन जैसे कि हमने पता है केमिकल substance released by some glands, whether they are endocrine glands or exocrine glands. I will explain it later what are endocrine and exocrine glands. And initiate and enhances the activity of that very body part. तो इसे हम हार्मोन कहते हैं। So there are different types of hormones released at different stages in our body to initiate different functions of different body parts. तो ये तो हो गया ये। तो हार्मोन्स ये जो रिलीज है तो होते हैं ये ग्लैंड्स के थ्रू होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो दो किस्म के ग्लैंड्स है, एक तो एक्सोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं और दूसरे जो उन्हें हम एंडोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। तो एक्सोक्रीन ग्लैंड्स वो वाले ग्लैंड्स हैं जिनके जो अपनी जो सेक्रीशंस है या हार्मोन्स है या जो केमिकल सब्सटेंस है जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं, तो या एक्सक्रीशन क्या होती है इनसे वो निकलता है, वो थ्रू एक डक्ट के जरिए निकलते हैं। तो इन्हें हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो इनकी जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड है जो हमारे माउथ में निकलता है, वो भी एक डक्ट के जरिए निकलता है। या मेमोरी ग्लैंड से, या फीमेल्स में जो हम दूध देने की जगह है यानी ब्रेस्ट से जो ग्लैंड्स ने, ब्रेस्ट में जो ग्लैंड है वो भी एक्सोक्रीन ग्लैंड का ही एक एग्जांपल है। तो क्योंकि वो भी डक्ट के जरिए ही अपने जो हार्मोन्स है रिलीज करते हैं या अपनी सेक्रीशन से रिलीज करते हैं। तो या स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्किन में हमारी जो स्वेट जो पसीना जो आता है वो भी एक ग्लैंड्स के थ्रू ही निकलते हैं, मगर उनमें डक्ट्स के थ्रू रिलीज होता है। तो वो भी इसका एक एग्जांपल। या सबशियस ग्लैंड जिसे हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, एक और जहाँ हम जिसे थोड़ा सा वो तेल जैसे जो सेक्रीशन निकलते हैं, ये भी हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है। तो ये भी एक्सोक्रीन ग्लैंड्स की एक एग्जांपल है। एंड so on. Then it is endocrine gland. What are endocrine glands? Endocrine glands are those glands which secrete their substances, hormones or excretions, whatever they secrete, and which secrete, but they pour directly into the blood vessels, into the blood. जो blood में direct वो आपने जो सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती है तो वो डक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें डक्ट्स नहीं होते, इसीलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो इन्हें हम एंडोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। तो इनकी जो एग्जांपल्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तमाम ग्लैंडों का जो हेड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड है जो यहाँ पे लैंकस के पास रहता है। या एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के में होता है, किडनी के ऊपर होता है। तो या पाइनल ग्लैंड है, ये भी आपके दिमाग में होता है जो हमें स्लीपिंग जो हम सोते हैं उसमें, तो इनकी उसमें जो अपना रोल अदा करता है, तो इनिशिएट करता है फंक्शन। जब लाइट डार्क होती है तो ये ग्लैंड आपकी बॉडी में एक ऑटोमेटिकली एक हार्मोन रिलीज करता है, तो हमें शाम के बाद नींद चढ़नी शुरू हो जाती है। ये एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक इसी इन हार्मोन्स के जो एक्टिविटी होती है,
तो ये उनका काम करते हैं। तो ये रिलीज करते हैं जो हार्मोन्स, और फिर अपने इस टारगेट साइट पे पहुंचते हैं जहाँ पे इनको पहुंचना होता है, तो वहाँ फिर अपने उस पार्ट को इनिशिएट करते हैं। So these were the differences. What is endocrine glands and exocrine glands, and both glands are present in our body. दोनों glands हमारी बॉडी में present है और दोनों अपना अपना काम करते हैं। तो इन ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होते हैं। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो फिर ये अपने एक बॉडी पर्टिकुलर बॉडी टारगेट जहाँ पे उनको पहुँचना होगा वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। तो वो उसका वो हार्मोन के जो रेस्पॉन्स एकदम वो जो टारगेट साइड करती है, तो वो अपने वो एक एक्टिवेट हो जाता है वो बॉडी पार्ट, वो उनमें जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह से टेबुलर फॉर्म के ज़रिए हम आपको डायग्रामेटिक वे में हम समझाना आपको चाहेंगे। ये देखिए हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, वो टेस्टिस मेल्स में जो टेस्टिस है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहाँ उनमें उनको इनिशिएट करता है, उनको एक्टिवेट करता है, और फीमेल्स में ओवरीज में एक्टिवेशन करता है, रिलीज पिट्यूटरी से होता ये हार्मोन होता है। और इन टारगेट साइट यहाँ पे इसकी टारगेट साइट टेस्टिस है और फीमेल्स में इनकी टारगेट साइट ओवरीज है। तो ये जब हार्मोन रिलीज करते हैं, मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन रिलीज करते हैं और फीमेल्स में एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाता है, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, तो ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो उसके बाद ये अपने टारगेट साइड में पहुंचते हैं, यानी मेल्स में टेस्टिस में पहुंच जाएंगे और फीमेल्स में ओवरीज में ये एस्ट्रोजन पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होता है, दे स्टिमुलेट, अपने जो चेंजेस करते हैं, जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है, यानी बॉयज में जो प्यूबर्टी का पीरियड शुरू होना शुरू हो जाता है, और गर्ल्स में भी ये प्यूबर्टी का होना शुरू हो जाता है। ये एक्चुअली इनिशिएशन ऑफ हार्मोन्स के जरिए ही होता है। बहरहाल तो हम ये समझ गए कि मेल्स में जो टेस्टिस एंड ये जो ओवरीज है, ये भी एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, सेक्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिर फीमेल्स और मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें ये उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो इसके अलावा ये जो तमाम जो ये सेक्स हार्मोन्स हैं, ये कंट्रोल में रहते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कि तमाम ग्लैंडों का जो मास्टर हेड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये फिर फाइनली इसी के कंट्रोल में रहते हैं। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये काफ़ी हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो और ओवा को मैच्योर होने में, या स्पर्म को टेस्टिस में मैच्योर होने में भी मदद करते हैं। तो ये तो हो गया ये। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, अब जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो टाइम होता है, कहाँ से कहाँ तक, किस वक़्त से और किस पीरियड से और किस पीरियड तक, ये जो एज ग्रुप रहता है बॉयज़ और गर्ल्स में, तो कहाँ तक इनमें कैपेबिलिटी रहती है रिप्रोडक्शन की, यानी कि ये यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम सोचेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो इन फीमेल्स में ये जो रिप्रोडक्टिव का साइकिल जो होता है, ये तो प्यूबर्टी एज ऑफ प्यूबर्टी से ही शुरू हो जाता है, यानी 10 से 12 साल की एज से शुरू हो जाता है, और ये 45 टू 50 ईयर्स तक ये साइकिल चलता रहता है। आई मीन टू से द रिप्रोडक्टिव फेज begins right from 10 to 12 years up to 45 to 50 years in females में ये जो 10 से 12 साल के बाद शुरू हो जाता है, और ये 45 और 50 साल तक ये जो पीरियड रहता है। यानी इसका मतलब ये हो गया, इस पीरियड में
एक जो फीमेल है, एक औरत है, एक लड़की है, इसमें जो बच्चा पैदा करने की जो कैपेबिलिटी मौजूद रहती है। तो ये तो हो गया ये। तो ये जो ओवा होता है, प्यूबर्टी के ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के दौरान जो ओवा होता है, ये मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो क्या कहते हैं इसे, एक मैच्योर ओवा यानी कि मैच्योर एग रिलीज हो जाता है वन बाय वन जो ओवरीज है वहाँ से। तो 28 और 30 दिन में ये रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो एक जो 2 ओवरीज है उनमें से एक ओवरी ये जो एग रिलीज करती है। तो ये जो साइकिल रहता है एक फीमेल्स में 28 से 30 दिन का साइकिल है, इसके दौरान ये एग रिलीज करती है। जिस पीरियड के दौरान ये जो यूट्रस होता है, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसके जो वाल्स होते हैं, ये तो थिक मोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसलिए है कि ताकि वहाँ से ये स्पर्म रिसीव कर सके और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बन जाए। तो जो यानी कि एक प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो एक साइकिल फिर कंटिन्यू रहता है, 30 दिन में एक बार कंटिन्यू ये रहता है। प्यूबर्टी एज से 45 to 50 ईयर्स की एज तक फीमेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक सिग्नल होता है कि एक फीमेल ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड टू कंसीव ए प्रेगनेंसी। इनमें प्रेगनेंसी की जो चांसेस बने रहते हैं। अगर इन 28 और 30 दिनों के दौरान अगर क्योंकि एग तो रिलीज होना ही होना है, एक बार एक एग रिलीज हो गया, तो अगर इसके दौरान दूसरी साइड से ये जो मेल क्या कहते हैं इसे, ये क्या कहते हैं इसे, अगर प्रेगनेंसी ये कंसीव नहीं होती है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, आई मीन टू से, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क पे समझाता हूँ। यानी अगर यहाँ पे ये हम यहाँ पे लिखेंगे ये मेल और ये फीमेल, अगर इन 28 दिनों में 28 से 30 दिनों के दौरान अगर यहाँ पे समझो ये फीमेल बॉडी है, यहाँ पे ये एग रिलीज होके इस यूट्रस में आ गया, या ये एग है, ये यूट्रस है, ये एग है। तो अगर ये क्योंकि ये ओरी से रिलीज हुआ है, यहाँ ये समझे, यहाँ पे हम ओरी, इसको ये 2 ओरीज होती है, यहाँ से इन 30 दिनों में एग मैच्योर एग रिलीज हो जाता है और वो यहाँ पे यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो अगर इन 30 दिनों के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आई मीन टू से फर्टिलाइजेशन का मतलब अगर यहाँ से जो मेल जो टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल के भी जो ये 2 टेस्टीज होते हैं, यहाँ पे ऐसे मैं आपको समझाऊं, ये टेस्टीज हैं, ये हम ओरीज, ये हो गए ओरीज, इनसे एग निकलता है, इनसे स्पर्म निकलता है, यहाँ से पहुँच के यहाँ से। तो अगर इन 30 दिनों के दौरान ये जो स्पर्म यहाँ से निकलेगा, ऐसे मैं समझाऊँ आपको, अगर ये यहाँ पे नहीं पहुँचा, इसको फर्टिलाइजेशन नहीं किया इस स्पर्म ने इन 30 दिनों में, तो क्या हो जाता है, तो जो इसकी जो थिक जो मोटी जो लाइनिंग हुई होती है तब तक यूट्रस की, तो यूट्रस की जो लाइनिंग हुई होती है, मोटी लाइनिंग इस पीरियड में बन जाती है जब ये एग यहाँ पे होता है, रिलीज यहाँ से होता है। तो अगर यहाँ से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर ये यहाँ से स्पर्म इस एग के साथ नहीं मिला, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो वाल्स है ये बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये फटना शुरू हो जाते हैं। ये मुझे थोड़ा फाटी हैं हम,
अच्छ तम मानतो तो एक हिसाब इत कन खोरन त्रड़ गसान पे तमो कन खून तो इथे कन यूट्रस की जो वाल्स थिक वाल्स है ये बर्स्ट होना शुरू जल्दी फट जाती है तो यहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है, यहाँ से हो जाती है ब्लीडिंग। इस ब्लीडिंग को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं यानी या जिसे हम उर्दू में माहवारी का पीरियड कहते हैं। यही वो ब्लीडिंग होती है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है ये क्या कहते हैं इसे, ये 28 और 30 दिनों का रहता है हर मैच्योर यानी कि हर एडोलेसेंस में 11-12 ईयर्स के बाद शुरू होता है और 45 to 50 ईयर्स तक ये औरतों में यानी कि फीमेल्स में ये प्रोसेस चलता रहता है। हर महीने यही प्रोसेस होता रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये ब्लीडिंग रुक जाती है, तो क्योंकि उस वक्त फिर प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया है उसमें जाइगोट बन जाएगा फिर, और जाइगोट फिर और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो फिर फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बाद में वो एक वेल डेवलप्ड बेबी बर्थ देगा यानी कि एक बच्चा जन्म लेगा। तो इस पीरियड को हम मेंस्ट्रुएशन, इस ब्लीडिंग जो हुई यहाँ से इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये जो पीरियड रहता है 28 से 30 दिन का इसे हम मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और इस 40 जब ये फीमेल एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स ये जो साइकिल है, ये ब्लीडिंग का जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है, ये क्या कहते हैं इसे, ये रुक जाता है। यहाँ से जब शुरू हुआ था 11 और 12 साल के आसपास ये जो साइकिल है शुरू हो जाता है। तो इस पीरियड को हम मोनार्की कहते हैं। मिनार्की मैं यहाँ पे लिखूंगा, मिनार्की यानी मिनार्च भी कहते हैं हम, मिनार्की साइकिल कहते हैं। ये तो यहाँ पे 11 और 12 ईयर्स से शुरू हो जाता है। तो कहाँ तक? 45 ईयर्स तक, 45 या 45 to 50 ईयर्स तक ये साइकिल रहती है, मोनार्की पीरियड रहता है। तो इसके बाद 45 कहीं पे 45 के बाद ही वो प्रोसेस हो जाता है। ये दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, या 55, 40 या 50। तो इस जब ये लड़की या जो औरत है या जो लेडी है 45 या 50 ईयर्स के तक पहुंच जाती, तो ये साइकिल है, ये जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है ये बंद हो जाता है, ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे मैं लिखूँगी बंद हो जाती है। तो इसे हम, इस फेज को हम, इस टाइम को हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज तो ये दो टर्म्स यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स याद रखनी है, खासकर दोनों को, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। तो हमें अपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है, ये एक तो हो गया ये मिनार्की साइकिल, ये 11 और 12 साल से शुरू होकर ये जो यहाँ जब ये शुरू हो जाता है, यहाँ पे पहला मेंस्ट्रुएशन जब 11 और 12 साल में पहली बार जब ये मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस हम मिनार्की साइकिल कहते हैं या मिनार्की पीरियड कहते हैं। मिनार्की पीरियड कहाँ, 11 और 12 साल के बाद जब ये प्यूबर्टी ऑनसेट होती है, तब पहला जब ब्लड साइकिल हो जाता है, पहली ब्लीडिंग होती है गर्ल्स में, पहली मेंस्ट्रुएशन होती है, उसे हम मिनार्की कहते हैं। और जब ये 45 से 50 के दरमियान ये जो साइकिल, ये जो ब्लीडिंग का साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो ये these are two important phases which happens during the adolescence, during the mature age
ऑफ गर्ल्स। तो ये गर्ल्स में होता है, ये बॉयज़ में नहीं होता है, तो इसका भी आप ख्याल रखेंगे। तो गर्ल्स इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस है। अलबत्ता आपको अवेयर होना ज़रूरी है, आपको अपने इस चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑल ऑफ दी सर्टन चेंजेस व्हेन ओकर देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक रिप्रोडक्टिव फेज़ का एक इम्पॉर्टेंट और एक नेचुरल प्रोसेसेस है जो टाइम पे होनी है। तो आई थिंक दिस इज़ enough for today, and tomorrow we will discuss more on this topic, and till then it is goodbye and take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.